प्रदेश का सपना साकार हो रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री मुझे बनाया गया, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और जहां तक कैबिनेट मंत्री का मामला है तो स्वतंत्र प्रभार तो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया ही है। विश्वास उनका हमारे अंदर। प्रदेश के दलित नेताओं में भी उनका मैं उस वर्ग से आता हूं तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा भी की जाती। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, अभी स्वतंत्र प्रभार भी मिला है। तो अगर हम बात करें तो आप एक खिलाड़ी थे। बचपन में शाखा में जाता था खेल के माध्यम से। उन्होंने LLB की शिक्षा की, वकालत की पढ़ाई की। मैंने LLB जरूर की है लेकिन मैंने वकालत नहीं की। अखबारों की सुर्खियों में थे आप। राजनीतिक जीवन में जिन दायित्वों को जिम्मेदारी मिली उसको ही बखूबी निभाने की कोशिश की। बात कर रहे हैं लाल सिंह आर्य। देखिए एक मुलाकात। नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। कई लोगों में उनकी गिनती थी। ये अन्य मुद्दे मंत्री से संबंधित उन्हीं की देख रहे हैं। बात करेंगे लाल सिंह जी से सबसे पहले कि इस कार्यक्रम में हम उस शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो शख्सियत उसने बाल काल से लेकर छात्र जीवन से लेकर अपने आज के दौर में कैसे यहाँ ये उपलब्धियां हासिल की, कैसे की, क्या सोच रही है उसकी। तो अगर हम बात करें तो आप एक खिलाड़ी थे, दलित परिवार से आते हैं, तो उस समय जिस समय आपकी बालकाल था या छात्र जीवन था, युवावस्था थी, समाज में एक अलग तरह का माहौल था। तब में अब में बहुत सारा परिवर्तन है, लेकिन आपको कैसे लगा? दूसरा, दलित अधिकतर उस दौर में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, तो ऐसा कैसे लगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करनी है, RSS के साथ जुड़ना है? कैसे लगा? जी, मैं बचपन में शाखा में जाता था खेल के माध्यम से। संघ में एक बार एक घटना ऐसी हुई कि लगभग 100 लोग एकत्रित थे और सभी का भोजन टिफिन का घर से आना था, और सभी का भोजन एक परात में रख लिया, सबकी सब्जी एक परात में रख ली, और फिर उसके बाद सबने उसमें से उठा के खाया। तब मुझे लगा कि एक अनटचेबल का मामला आता है। मुझे लगता है कि यहाँ वो स्थिति नहीं है, और उसके प्रभावित होने के कारण मैं संघ से जुड़ता चला गया, और 7 साल की उम्र से आज तक संघ का कहीं स्वयंसेवक होने में मुझे अपना गर्व महसूस होता है। कक्षा 5 से ही लेकर मैं लगातार खेल के क्षेत्र में भी था, MA फाइनल तक। खेल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये कि परिवार किस तरह की पृष्ठभूमि थी, कैसे आप आए? मैं वही बता रहा हूँ जी। इसके बाद इसमें ही मेरे पिता चूंकि कारीगरी का काम करते थे, यानी कि राजगीर मिस्त्री थे। मेरे परिवार की बैकग्राउंड ना कोई राजनीतिक है, ना आर्थिक दृष्टि से कोई संपन्न बहुत बड़े परिवारों से है। सामाजिक दृष्टि से भी कई चीज़ें कठिनाई के दौर से निकलती है। उस परिवार से मैं निकला हूँ, और उस परिवार मुझे BA LLB तक पढ़ाया। ये बहुत कठिन दौर था, तो उस समय मैंने मुश्किल में कक्षा 8 में था, तब भिंड में डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के यहाँ कंपाउंडरी का काम भी किया, और ऐसे ही लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। और एक बार ऐसा मौका आया कि जब मैं विद्यार्थी परिषद का जिले का पदाधिकारी बना, और उसके बाद वहीं से सीधे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री मुझे बनाया गया, और फिर तब से लगातार पद पर भी रहा। कोशिश करूं, रस्म की पराकाष्ठा करूं, और नेतृत्व ने जो हमको दायित्व दिया है उसको भी ये लगे कि हमने जिम्मेदारी दी है तो ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और इसी प्रकार से मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पार्षद भी बन जाऊंगा। विधायक बनने का तो सपना चूंकि देख ही नहीं सकता था। कहीं ना कहीं ने अपनी ईमानदारी से मेहनत की, और पार्टी के नेतृत्व ने उस दौर में जब बहुजन समाज पार्टी, मुझे कभी कभी उनके नेता समाज का गद्दार भी दबी से कहते थे, और मैंने उनकी बातें बहुत कुछ अपने कानों, तो
क्योंकि पिताजी एक तरफ मजदूरी कर रहे थे, भाई भी मजदूरी कर रहे थे। मैं पढ़ा लिखा होने के बाद भी नहीं जा रहा हूँ, इसका एक ससुराल पक्ष का भी दबाव था। एक कुल मिला के विचारधारा के लिए आपने उस अवसर को छोड़ा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं छुआछूत बहुत अधिक है, और इसके अलावा वहाँ महिलाओं के प्रति भी एक अलग तरह का नज़रिया है, वो भी उनके प्रति बहुत सकारात्मक नज़रिया नहीं है समाज में। अनुपात का भी अंतर है वहाँ स्त्री। ऐसी जगह पर आप कभी कुछ ऐसा याद आता है कि कभी आप किसी तरह से छुआछूत का शिकार हुए हो, या कोई ऐसी जो बहुत खटक गई हो मन में? मुझे लगता है मैं शुरू से ही बहुत लोगों से मिलने जुलने हिलने डुलने वाला आदमी रहा हूँ। कहीं मुझे अभी इस प्रकार का अपने ग्वालियर चंबल संभाग में जिले में कभी राजनीति में भी और संघ में भी कभी इस प्रकार का नहीं लगा है। शिक्षा के दौरान कभी ऐसा? शिक्षा के दौरान भी कभी इस प्रकार की घटना नहीं आई, क्योंकि मैं सदैव स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़ा रहा। मैं खेल क्षेत्र में कक्षा 5। अपने समाज के अन्य लोगों के साथ ऐसी आपने कोई परिस्थितियां देखी हो, उनके साथ उस तरह का कोई भाव हो? मुझे लगता है कि समाचार पत्रों के माध्यम से ही कभी कभी पढ़ने को मिलता है। ग्वालियर चंबल संभाग में मैं कह सकता हूं कि कभी इस प्रकार की स्थितियां बहुत कम आती हैं। समाचार पत्र के माध्यम से कोई घटना आती हो तो मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन मैंने राजनीति में भी कभी ये महसूस नहीं किया। और राजनीति में अभी तक का जो हमने यात्रा प्रारंभ की है उसमें भी कभी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे साथ इस कारण से ऐसा हो रहा है। पढ़े लिखे थे आप, नौकरी नहीं करते थे, अब इतना पढ़ लिख गए थे कि मजदूरी भी नहीं कर सकते थे। उस समय जीविकोपार्जन के लिए कैसे करते थे? परिवार बहुत सहयोग करता था? क्या मैं अपनी माताजी को, पिताजी को आज स्मरण करना चाहता हूँ कि उस संघर्ष के दौर में उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि कभी कभी हमारे भाई कंपटीशन भी करते थे तो वो समझाते थे कि नहीं, वो लड़का अब जिस लाइन पे चल रहा है उसकी आपको चिंता नहीं करना है, हम दोनों चिंता करें। और हमारे माताजी ने, पिताजी ने, और मैं कहना चाहूँगा कि 1987 में शादी होने के बाद वो संघर्ष का जीवन था। उस पीरियड में मेरी पत्नी ने भी सिलाई के कपड़े सिल कर मुझे भी कहीं ना कहीं ताकत दी, मेरे स्वाभिमान को ताकत दी, मेरे बच्चों को पालने का काम भी किया। और उस गरीबी में मेरे माताजी पिताजी ने भी मेरे पीछे खड़े होकर मुझे जो ताकत दी है, शायद इस मंजिल। कैसे मदद करते थे? जेब में पैसे रख देते थे, घर की जिम्मेदारी उठा लेते थे? कैसे वो मदद कैसे करते? जेब में पैसा तो नहीं, लेकिन परिवार चलाना, यानी कि बच्चे, हमारे बेटी है, बेटा था, उसको पालना, हमारा जीविकोपार्जन करना। वो जब आवश्यकता मुझे पड़ी, पिताजी आज मुझे 100 रुपये की जरूरत है, 200 रुपये की जरूरत है, आपको मांगना पड़ता था या वो खुद से? मुझे पता है कि देने की स्थिति में तो वो नहीं थे, लेकिन कभी कभी वो महसूस करते थे तो देते भी थे, कभी कभी मैं भी मांग लिया करता था। मैं भी ये समझता था कि मेरे परिवार की मजबूरियां क्या हैं, और इस कारण से मैं भी उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, बल्कि समाज जीवन में भी, राजनीतिक क्षेत्र में मैंने बहुत बड़ा कोई होर्डिंग, बहुत बड़े कोई विज्ञापन, बहुत बड़े कोई वाहन के माध्यम से कोई काम किया है, ऐसा नहीं है। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था 26 वर्ष की उम्र में जिले का। मैं बसों से सूचना देने जाता था दूसरे ब्लॉक में, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, और साथ में डिस्कस थ्रो, ये भी हमारा गेम था। लेकिन कुल मिलाकर कक्षा 5 से लेकर और 11वीं तक हमारे पास खो खो था, जिसमें हमने संभाग खेला है और कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। और हायर सेकेंडरी से फिर एमए तक मेरा प्रमुख गेम कबड्डी रहा है, जिसमें प्रभु की कृपा से उस क्षेत्र में भी ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम ये सारे अधिकारियों के दिमाग में था कि एक हमारा बेस्ट प्लेयर कबड्डी खेलने आ रहा है, और उसमें भी मैंने अटूट मेहनत की। बिल्कुल। लाल सिंह जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने एलएलबी किया है, और चूंकि एलएलबी किया है तो वकालत, वो किस तरह से वकालत में भी क्या उन्होंने अपना भाग आजमाया, उन्होंने उस तरह से उस पर भी क्या किसी की मदद की, कि कानून की से पढ़ाई की और कानून को समझने के लिए उन्होंने वकालत की। ये सारी चीज़ें भी हम उनसे पूछेंगे। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण विभाग
उनके पास रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे वो सारे विभाग वो देखते थे और स्थानीय प्रशासन, समान प्रशासन, इस तरह के कई महत्वपूर्ण विभाग जिस पर भी उन्होंने लगातार सतत निगरानी की। नर्मदा घाटी जैसा एक विभाग जो प्रदेश की बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए भी काम आता है, उस पर भी उन्होंने कैसे किया। और हम सब उम्मीद लगाते थे, मीडिया में चर्चा भी थी कि वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी मंत्रियों में उनका शुमार भी होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच वो आज की राजनीति में अपने आप को कहाँ पाते हैं और किस तरह से वो आगे सेवा करना चाहते हैं। कैसे शख्सियत भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री मुझे बनाया गया, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और जहाँ तक कैबिनेट मंत्री का मामला है तो सत्ताभार तो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया ही है, विश्वास हमारे ऊपर है। प्रदेश के दलित नेताओं में भी उनका, मैं उस वर्ग से आता हूँ तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा भी की जाती। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, अभी स्वतंत्र प्रभार भी मिला है। तो अगर हम बात करें तो आप एक खिलाड़ी थे। बचपन में शाखा में जाता था खेल के माध्यम से। उन्होंने LLB की शिक्षा की, वकालत की पढ़ाई की। मैंने LLB जरूर की है लेकिन मैंने वकालत नहीं की। अखबारों की सुर्खियों में थे आप। राजनीतिक जीवन में जिन दायित्वों को जिम्मेदारी मिली उसको ही बखूबी निभाने की कोशिश। हम बात कर रहे हैं लाल सिंह आर्य। देखिए एक मुलाकात। Abroad visa. Leading advocate from USA in Bhopal. From 10 July to 16 July. Interested may consult for USA, Canada, Europe, Australia. Visa at 9893 041180. AKS यूनिवर्सिटी सतना 100 एकड़ से ज्यादा हरा भरा कैंपस। विश्वविद्यालय में देश के 16 राज्यों से विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार द्वारा अवॉर्डेड AKS यूनिवर्सिटी सतना। कुलपति डॉक्टर PK बनिक के कुशल नेतृत्व में संचालक। IITs, NITs एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से फैकल्टीज। फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उद्योग जगत एवं IIT मुंबई जैसे संस्थानों से अनुबंध। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्राप्त की फर्स्ट पोजीशन। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लैब फैसिलिटी। रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस। एग्रीकल्चर फार्म व पॉली हाउस। उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम। छात्राओं के लिए सुरक्षित कैंपस। 700 से ज्यादा कैमरों द्वारा निगरानी। समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इस रीजन में सर्वाधिक प्लेसमेंट। सभी पात्र विद्यार्थियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स फैसिलिटी। AKS यूनिवर्सिटी सतना, यूनिवर्सिटी विद डिफरेंस। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। कैसे शख्सियत भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री मुझे बनाया गया, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और जहाँ तक कैबिनेट मंत्री का मामला है तो स्वतंत्र प्रभार तो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया ही है, विश्वास उनका हमारे ऊपर है। प्रदेश के दलित नेताओं में भी उनका, मैं उस वर्ग से आता हूँ तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा भी की जाती। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, अभी स्वतंत्र प्रभार भी मिला है। तो अगर हम बात करें तो आप एक खिलाड़ी थे। बचपन में शाखा में जाता था खेल के माध्यम से। उन्होंने LLB की शिक्षा की, वकालत की पढ़ाई की। मैंने LLB जरूर की है लेकिन मैंने वकालत नहीं की। अखबारों की सुर्खियों में थे आप। राजनीतिक जीवन में जिन दायित्वों को जिम्मेदारी मिली उसको ही बखूबी निभाने की कोशिश। हम बात कर रहे हैं लाल सिंह आर्य। देखिए एक मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य से। हम समझना चाहेंगे उनसे कि उन्होंने LLB की शिक्षा की, वकालत की पढ़ाई की, उसको अपने इस काम में और उसके अलावा भी क्या उसको भी अपना कभी पेशा बनाने की उन्होंने कोशिश की, और कोशिश की तो किस तरह से उन्हें उसका प्रतिफल मिला। कभी वकालत करने की कोशिश की आप? मैंने LLB जरूर की है लेकिन मैंने वकालत नहीं की। और उसके पीछे एक ही कारण था कि उस दौर में मुझे जो जिम्मेदारियां मिल रही थीं, मुझे लगता था कि दो जिम्मेदारियां एक साथ पूरी नहीं की जा सकती। और चूंकि मन में ये नहीं था कि मैं इस व्यवसाय से बहुत ज़्यादा कमाऊं, ये करूं, ये मन में नहीं था, तो मैंने कहा मुझे जो जिम्मेदारी दूसरी मिली है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगी। और इसलिए मेरा शुरू से स्टैंड रहा है कि जो काम रहा मिले उस पर काम करना। इसलिए LLB
मैंने की जरूर है, लेकिन मैंने वकालत नहीं की और बस केवल राजनीतिक जीवन में जिन दायित्वों को जिम्मेदारी मिली उसको ही बखूबी निभाने की कोशिश की। सरकार का दलित चेहरा हैं आप, अन्य क्षेत्रों में भी आपने काम किया, खेल में भी, लेकिन सरकार का दलित चेहरा है। जब भी सरकार पर, स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर दलितों के मसले पर जब भी कोई भी किसी भी तरह का कोई आरोप लगा, काम काज के तरीके पर सवाल उठे, आरक्षण का भी मुद्दा आया, आरक्षण में पदोन्नति का मुद्दा भी आया, इन सारी चीज़ों में आपने हमेशा आगे रहे, आप उसका आपने प्रत्युत्तर दिया अपनी सरकार को। वो जो LLB आपने की है, वकालत करते हैं आप, कैसे देखते हैं आप, कहाँ पाते हैं कि आप उसमें सफल हुए हैं और अपने वर्ग को आप कैसे न्याय दिला पाएंगे? स्वाभाविक है, राजनीति जाति व्यवस्था पर तो नहीं चलती है, लेकिन मैं उस वर्ग से आता हूं तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा भी की जाती है कि मैं उनकी बात की को ताकत से रखूं और आवाज बनूं। जब जब भी विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे समाजों से अलग काटने की कोशिश की या अनुसूचित जाति को वोट प्राप्त करने के लिए यूज करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि मैं उस बात पर चुप बैठ नहीं पाता हूं। इसलिए पार्टी जिम्मेदारी दे या आप लोग मुझे कभी उस विषय पर पूछते हैं तो मुझे लगता है कि देश की वो वास्तविक स्थिति लोगों के सामने, मीडिया के सामने आना ही चाहिए, जिसके कारण 1947 से और 70 साल तक लोग 125 करोड़ में से 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो ये 80 करोड़ लोग गरीब कौन हैं और इनको 80 करोड़ लोगों को अभी तक पैरों पर खड़ा क्यों नहीं किया गया? तो मुझे लगता है उस 80 करोड़ लोगों में से कहीं ना कहीं जब मैं रेखांकित करता हूं तो अनुसूचित जाति का चेहरा दिखाई देता है, अनुसूचित जनजाति का चेहरा दिखाई देता है और माइनॉरिटी का चेहरा दिखाई देता है, जो आज भी कम 4 पहिए के ठेले पर मिर्ची और नींबू बेचता हुआ दिखाई देता है। तो आखिर मैं उसकी बात नहीं करूंगा तो मैं अपने पद के साथ भी न्याय नहीं करूंगा। दूसरी, समाज सेवा की जो जिम्मेदारी हमने दायित्व के माध्यम से ली है, मुझे लगता है कि वो भी निभाने में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और राजनीतिक दृष्टि से भी जो बात फ्लोर पे सही आनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इसलिए अनुसूचित जाति का जब भी कोई मामला आया है, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने अनुसूचित जाति को कि लोगों में ये विश्वास जताने की कोशिश की तो भाई आप भ्रम में मत पड़िए, राजनीतिक दृष्टि से कोई सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है तो हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम चाहे रविदास महाकुंभ हो, चाहे अंबेडकर जी का महाकुंभ हो, चाहे वाल्मीकि प्रकटोत्सव हो, चाहे नीचे तक ग्रामीण क्षेत्र में ये अभियान ले जाने का मामला हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट देने का मामला हो, चाहे फिर वो बेसिक काम योजनाओं के जिन पर लोग खड़े हो जाएं पैरों पर, वो योजना हो, उनको लेकर जब भी कोई विषय आया है मैंने बेबाक तरीके से बात करने की कोशिश की है। दलित मंदिर में नहीं घुस सकते, इस तरह की कुछ चीज़ों की भी एक ताज़ा विवाद है। इसके अलावा दलित इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं इसलिए कि लोग दूसरों के कब्जे हैं उसमें। इसके अलावा बुंदेलखंड, खासतौर से बुंदेलखंड बात करें, अत्याचार कई बार गांव से निकाला, कई बार ये भी कि गाय का चमड़ा छीलने पर भी प्रताड़ित करना, ना छीलने पर भी प्रताड़ित करना, इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़। ये विचलित नहीं करती हैं आप? मुझे लगता है कभी कभी उनको लगता है कि देश की आज़ादी 70 साल बाद भी ये चीज़ क्यों दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि सरकार कानून बनाकर इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करती है और मध्य प्रदेश इस प्रकार के एक नहीं कई स्टैंड लिए गए। शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रोकने का काम कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक जो मानसिकता है या व्यक्ति की जो मानसिकता है, जो इस देश में रह रहे हैं ये सब हमारे हैं या हम सब इनके हैं और इसके साथ कोई भी काम होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाफ खड़ा होगा, उससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान होगा। ये नागरिक बोध आदमी के अंदर अगर बना रहेगा तो मुझे लगता है इस प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन जब नागरिक बोध समाप्त हो जाता है, राष्ट्रीय भावना समाप्त हो जाती है, तब कहीं ना कहीं ये
प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं आती हैं। और ये प्रतिक्रिया मुझे ऐसा मानना है, और मैं सभी राजनीतिक दलों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीति जाति के लिए नहीं, राजनीति धर्म के लिए नहीं, बल्कि राजनीति देश के लिए करना चाहिए। और देश जब आ जाता है तो उसमें सभी समाहित हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो कभी वो घटनाएं सरकार नहीं कराती है। तो घटना जब हो रही है तब सरकार वहां रहती भी नहीं है, बल्कि वो घटना जब प्रकाश में आती है उसके बाद ऐसे अपराध करने वालों के विरुद्ध जब कठोर कार्रवाई हो जाती है तब लगता है कि सरकार खड़ी है, और कहीं नहीं हो पाती है तो हो सकता है कहीं लापरवाही समझ में आए। लेकिन मेरा आग्रह जरूर है कि आज़ादी के बाद से आज तक की घटनाओं को देखें तो गिरावट भी आई है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं अनटचेबल मामला भी कम हुआ है और इस प्रकार की घटनाएं भी कम हुई हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और समाज को भी चेतना आवश्यक है। समाप्त नहीं कर पा रहे, उसकी काफी चर्चा भी, निंदा भी हुई, कहीं तारीफ हुई और कहीं निंदा हुई, दोनों तरह की चीजें। इस तरह की जो परिस्थितियां बनी, अगर समय रहते कानूनी पैरवी बेहतर ढंग से की जाती तो सरकार को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है अभी दो पक्ष हैं। एक अनुसूचित जाति के साथ जो घटनाएं हो रही वो, यानी कि 70 साल बाद